नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। कल ज्योतिषीय लिहाज से बड़ा दिन है। कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कल ही बुद्ध पूर्णिमा भी है। इस लिहाज से देखें तो एक साथ कई संयोग 130 साल बाद बन रहे हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक कहा जाता है। ऐसे में हमारे आपके मन पर पड़ने वाले असर के लिहाज से चंद्र ग्रहण खास हो सकता है, खास हो जाता है। तो आज चंद्र ग्रहण में छुपी ऐसी ही बारीक ज्योतिषीय गणनाओं को समझेंगे, जानेंगे क्या है चंद्र ग्रहण की वो गुत्थी जिसे समझना हमारे आपके लिए जरूरी है। हमारे पास जाने माने ज्योतिषियों का पैनल इस चर्चा में शामिल रहेगा, लेकिन अपने ज्योतिषाचार्यों से हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल केवल ज्योतिषी नहीं बल्कि दुनिया भर के खगोल शास्त्रियों की नजरें भी आसमान पर होंगी। कल रात 8:44 पर जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो ये ज्योतिष के नजरिए से 130 साल बाद घटित वो खगोलीय घटना होगी जिसका असर न केवल दुनिया पर गहरा होगा बल्कि हमारे मन से लेकर जीवन तक पर इस चंद्र ग्रहण का असर होगा। इस बार चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास होगा क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व ही अलग होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा उसकी पहली शर्त यही है कि वो पूर्णिमा पर लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा पर लगभग 135, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 139 कह रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना हुआ है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि ग्रहण काल में अगर आप पूजा उपासना करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं। शुक्रवार को पड़ रहा साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन यूरोप और एशिया के अधिकांश देशों में ये नजर आएगा। एक तरह से कहें तो ये चंद्र ग्रहण वास्तव में एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। देखिए, जो सामान्य चंद्र ग्रहण होता है उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पूरी तरह से आ जाती है और या तो चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है या उसका कुछ हिस्सा ढक लेती है। उपछाया ग्रहण में पृथ्वी बीच में नहीं आती, लेकिन लगभग बीच की स्थिति की वजह से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यानी चंद्रमा दिखाई तो देता है लेकिन वो मालिन्य दिखता है। चंद्रमा ढका हुआ नहीं दिखता, चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखता है, थोड़ा सा उसका रंग जो है वो छाया की वजह से बदल जाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के जहन में एक सवाल ये भी है, क्या कल पड़ रहा ग्रहण दुनिया में किसी बड़ी उथल पुथल का कारण बनेगा या फिर चांद पर धरती की छाया प्राकृतिक आपदाओं की वजह बनेगी? देखिए, चंद्र ग्रहण जो है वो सबसे ज्यादा असर डालता है जल तत्व पर और हमारी पूरी दुनिया का 70% हिस्सा लगभग जल से बना हुआ है। अब चंद्र ग्रहण जब भी आएगा उसके 15 दिन आगे या पीछे एक तो क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, प्रकृति में परिवर्तन होंगे और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा, चंद्रमा संबंध रखता है राजनीति से, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में हम रानी या दूसरा राजा मानते हैं। तो राजनीतिक चीजों में पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा, राजनीतिक रूप से उठापटक होगी, थोड़ी अशांति मचेगी और प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बढ़ जाएगी। कहते हैं चंद्रमा पर धरती की छाया का असर मनुष्य के मन पर पड़ता है।
ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्या चंद्रमा की ऊपर छाया भी हमारे मन पर उतना ही असर डालेगी जितना कि पूर्ण चंद्र ग्रहण? देखिए, उपछाया चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो उतना ज्यादा तीव्र नहीं होता जितना ज्यादा तीव्र सामान्य चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है। लेकिन प्रभाव होता है, और उपछाया चंद्र ग्रहण जो है वो लोगों के मानसिक स्थिति पर या छोटी छोटी बीमारियों को पैदा करने में ज्यादा भूमिका निभाता है। कल साल का पहला चंद्र ग्रहण जरूर पड़ रहा है, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लिहाजा भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं, इसे लेकर भी कई सवाल लोगों के मन में हैं। देखिए, उपछाया ग्रहण भारत में दिखे या न दिखे, अगर ये उपछाया ग्रहण है तो सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। अब उपछाया ग्रहण को चूंकि ग्रहण की श्रेणी में रखते ही नहीं है, इसलिए आप जो चाहिए खाइए, विश्राम करना चाहिए करिए, मंदिर में पूजा करना चाहिए करिए। गर्भवती महिलाओं को चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था और अब दुनिया साल का पहला चंद्र ग्रहण देखने जा रही है। इतने कम वक्त में दो ग्रहण इंसान और उसकी दुनिया पर क्या और कितना असर डालेंगे, इसे लेकर हर मन में सवाल हैं। दुविधाओं का द्वंद्व इस बार चंद्र ग्रहण और उसकी उपछाया को लेकर भी है। इस बार चंद्र ग्रहण को लेकर कौतूहल इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि 130 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा की रात चांद पर हमारी धरती की छाया पड़ने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिज्ञासाएं कई हैं, लोगों के जहन में सवाल कई हैं, और ये जो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, जब जब ये आते हैं, हालांकि खगोलीय घटना है, लेकिन जब जब ये आते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं। वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं, उनको शांत किया जाए। तो हमारे साथ 4 ज्योतिषाचार्य इस समय जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले परिचय उनसे आपका करा दें। जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे नोएडा स्टूडियो में ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ पंडित संजय शर्मा जी मौजूद हैं, नोएडा स्टूडियो में ही हमारे साथ हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और नंदिता पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जेपी सिंह जी से। जेपी सिंह जी, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मन तो वैसे ही चंचल होता है, कहा जाता है इसके बारे में। मन तो बहुत सारे लोगों का मन तो हर रोज ही चंचल रहता है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण आता है उससे पहले और उसके बाद क्या ये चंचलता ज्यादा बढ़ जाती है? जी, सर्वप्रथम सादर प्रणाम। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आपने खुद ही कहा कि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, चंद्रमा मनसा कारक है। अब चंद्रमा जब भी प्रभावित होगा तो निश्चित तौर पर मन पर प्रभाव आएगा और मानसिक पीड़ाएं बढ़ जाएंगी। हाँ, यहाँ ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण के कारण जो चंद्रमा से पीड़ित या जिनकी पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, स्वाति नक्षत्र में, तुला राशि में इसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में, संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है, वाद विवाद बढ़ता है। इसलिए ये सावधानी बरतनी जरूरी है कि मानसिक उद्वेग में हम कुछ ऐसा ना बोल दें जो दूसरे को प्रभावित कर दे, क्योंकि मन क्या है, विचारों का एक पुलिंदा है, किसी शरीर का अंग नहीं है। तो उस चीज को समझते हुए सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए, अगर हम कभी भी हम कहते हैं ग्रहण के समय पूजा ध्यान करें, क्यों करें? ताकि हम अपने मन को, चित्त को शांत कर सकें और उसके प्रभाव से बच सकें। मैं संजय शर्मा जी का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। ये तो एक शुरुआती कमेंट जेपी सर ने यहाँ पे दिया। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या सभी जातकों पर समान रूप से लागू होगी ये बात, या फिर किस गृह नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कब गोचर हो रहा है, किस राशि में जा रहा है, इस पर भी बातें डिपेंड करती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सबसे पहली बात है कि उस दिन जो है जब चंद्र ग्रहण है, उस वक्त जो है स्वाति नक्षत्र, जैसा आचार्य जी ने बताया कि स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र की ओर जो है ग्रहण अग्रसर रहेगा, और चंद्रमा और केतु की युति है। और कुंडली के अंदर जो अगर मेष लगन की हम बात करें या मेष राशि की बात करें, तो उस वक्त जो है 4 ग्रह जो है मेष राशि में रहने वाले हैं। वहां पे गुरु राहु का चंडाल योग भी बन रहा है, और बुध की स्थिति भी वहां पर है, और राहु की स्थिति
भी काफी प्रबल है। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो सारे ग्रह जो है, और शनि स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, और शनि की जो है तीसरी दृष्टि भी जो है मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। तो ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा काफी अच्छा रहेगा। और शुक्र जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो ग्रह स्थिति ये रहेगी, गोचर ग्रह इस प्रकार से रहेगा। परंतु जो जल तत्व वाली राशि है, जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, इन लोगों का मन जो है बड़ा कोमल होता है, और ये इन लोगों पे, इन राशियों के ऊपर इसका सबसे जल्दी प्रभाव आता है। ये ग्रहण जो है तुला राशि में तो गहन कर ही रहा है, परंतु कर्क राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और मीन राशि के लिए भी कहीं ना कहीं मन को अशांत करने वाला है। वेद में एक मंत्र आया है, पहला जो ऋग्वेद का मंत्र है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। उसके में बाद में एक मंत्र है, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। ऐसे ही जो मंत्र हैं हमारे सूर्य और चंद्रमा के जो मंत्र हैं, जो हमारे मन को, स्थिति को जो है कंट्रोल करते हैं। और स्वस्ति पंथा मनुचरी में सूर्या चंद्र मसा विव पुनर्दत्ता घनता जानता संग में वही। कहते जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की गति, क्योंकि ब्रह्मांड की जो डिग्री है वो 360 डिग्री का है, और उसमें 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। और कहते हैं कि जब भी हम सूर्य ग्रहण के वक्त कोई भी जप करते हैं, माला करते हैं, तो 108 होते हैं, क्योंकि 27 चरण होते, 27 नक्षत्र हैं और 4 चरण हैं। उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 108 बनते हैं। और एक सुमेर है, तो जिस पर्वत को हम पार नहीं करते, सुमेरु पर्वत को, तो इसीलिए जब माला भी की जाती है, इसीलिए जो है 108 की माला बनाई गई है। और ये ही सबको माला करनी चाहिए। और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो चंद्रमा को जरूर, चंद्रमा के मंत्र की माला भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सीधे नंदिता जी का यहाँ पे रुख करूंगा। नंदिता जी, संजय जी ने एक जो बात कही है, जब मैंने राशियों के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जल तत्व वाली राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का उन्होंने यहां पर जिक्र किया। ये जो इनके मन को ज्यादा प्रभावित कर सकता है चंद्र ग्रहण, ये किस रूप में प्रभावित कर सकता है? केवल नेगेटिविटी में ही प्रभाव पड़ सकता है या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसका होता है? देखिए, मैं बड़े सिंपल सी एक साइंस में हम लाइन पढ़ते थे कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ जीनियस एंड अ ल्यूनेटिक, कि आप उस सिक्के के इस पहलू में इधर खिसकना चाहते हैं या उधर खिसकना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जिस समय ग्रहण पड़ता है, होता क्या है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा पुल्ड आउट होती है ग्रॉस एनर्जीज की तरफ। ग्रॉस एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं, उनकी तरफ ज्यादा खिंचाव होता है। तो जनरली आप देखेंगे, पूर्णमासी हो या अमावस्या, वैसे भी आप नोट करेंगे तो वो थोड़ा सा जो इमोशनल लोग होते हैं वो बहुत जल्दी, देयर आर लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। और अगर आप मेंटल असाइलम्स वगैरह में भी चेक करेंगे तो वहां पे उस टाइम पे डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों में उस तरह के बदलाव या बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। तो ये ऑलरेडी साइंस प्रूव करता है कि मून के मूवमेंट से जरूर व्यक्ति के सोच में असर पड़ता है। डिप्रेसिव टेंडेंसीज इसलिए ज्यादा ग्रहण के दौरान हो जाती हैं क्योंकि राहु और केतु की एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एग्रोवेटेड हो जाती हैं। राहु केतु पाताल के स्वामी माने जाते हैं, और उस वजह से, स्पेशली राहु, और उस वजह से जब वो एनर्जीज एक्टिवेटेड हो जाती हैं तो आपके जत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी कि जहां आपका पिंड है, समस्त ब्रह्मांड वहां समाया हुआ है। और जब ग्रहण जैसी स्थितियां पड़ती हैं, जब प्लैनेट्स या किसी भी सूर्य या चंद्रमा, जो कि हम पिता और माता के रूप में जिनको मानते हैं, उनके ऊपर जब नेगेटिव प्रभाव पड़ता है ग्रहण का, राहु का या केतु का, तो उस समय हमारी सोचने की शक्ति, हमारी सोचने की क्षमताओं में ग्रहण सा पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये समय होता है कि जिस समय आप थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव रखें। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, कोई भी मंत्र का जप करिए। और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो शिव जी का ध्यान करें, नमः शिवाय का जप करें, या फिर सिंपल ओम का भी जप करेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर तक का, यानी कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक का, और बियॉन्ड दैट ओम। सो इस तरह से अगर आप करेंगे, आप देखेंगे कि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आएगा नहीं। आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा की शील्ड बन जाती है जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाती है। मैं नंदिता जी आपके पास आऊंगा। मैं दिवाकर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज जी, जो दिवाकर जी, जो अभी बात हो रही है ग्रहण को लेकर, नंदिता जी ने जो व्याख्या की है, जो एस्पेक्ट सामने रखा है, उससे जो मुझे समझ में आया वो ये कि एक जो स्वाभाविक चरित्र है ग्रहण को लेकर, उसके प्रभाव को लेकर, वो नेगेटिविटी का आता है।
तो क्या इसको स्वाभाविक चरित्र नेगेटिविटी को मान लिया जाए और एफर्ट के साथ ही आप सकारात्मकता में प्रवेश करते हैं, या फिर कुछ कुछ जातक विशेष ऐसे हैं, कुछ राशियां विशेष ऐसी हैं जिनके साथ पॉजिटिविटी के रूप में भी इन चीजों को देखा जाता है? जी नमस्कार, और सभी आचार्य गणों को भी हमारा शुभ नमस्कार। देखिए, चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में एक थोड़ा सा अंतर है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के निकट चंद्रमा हो जाता है, और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगता है, वह 2.17 गुना ज्यादा लगता है सूर्य की अपेक्षा। और चंद्रमा जल तत्व की राशि का प्रधान कारक है। वह जल को ज्यादा प्रभावित करता है और जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी कारण से समुद्र में भी तूफान की स्थिति बनती है, ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। तो लगभग, चूंकि शरीर भी पिंड है, पृथ्वी भी पिंड है, पिंड पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, शरीर पर उन चंद्रमा का प्रभाव सीधे पड़ेगा। और आकर्षण बल ग्रहण के समय विशेषकर पर देखा जाए, चंद्र ग्रहण के समय, तो 2.25 गुना, लगभग 2.17 गुना ज्यादा आकर्षण बढ़ जाएगा। इसी कारण से मन में बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और नकारात्मक विचार ग्रहण के आसपास ज्यादा दिखाई देता है। ज्यादा समझ में आता है कि नकारात्मकता आएगी। बात आती है कि क्या नकारात्मक प्रभाव ही सभी राशियों पर पड़ेगा? तो सभी जातकों पर, सभी व्यक्तियों पर प्रभाव चूंकि चंद्रमा का पड़ेगा, समानगत रूप से ही पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा सबको। परंतु जिनके मूल कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं है, वे उतना प्रभावित नहीं होंगे जितना पीड़ित चंद्रमा वाला व्यक्ति होगा वो प्रभावित होगा। वर्तमान की जो स्थिति बन रही है, वह तुला राशि में केतु के साथ चंद्रमा की स्थिति बन जाएगी ग्रहण के समय में। साथ ही साथ सूर्य भी राजा है चूंकि, और राहु से पीड़ित हो रहे हैं। और जो 134 वर्ष की बात आ रही है कि बुद्ध पूर्णिमा के समय 134 वर्ष के लगभग बाद इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो गुरु आदित्य योग भी बना हुआ है और उस पर राहु की दृष्टि है। तो बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब जो ऊर्जा है उसमें नकारात्मकता का भाव ज्यादा आएगा। इसी कारण से इसमें जरूर सतर्क रहना चाहिए। भले ही दृश्य नहीं है, सूतक के नियम नहीं लागू होंगे, फिर भी धैर्य रखकर एकांत भाव से मन स्थिति को शांत करते हुए मंत्रों का जप करना, इष्ट देव के मंत्र का जप करना, मन को एकाग्र करना अति आवश्यक है। नहीं तो नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होगा। जैसा कि इससे पहले सूर्य ग्रहण में आपके ही कार्यक्रम में कहा गया था कि थोड़ा उथल पुथल की स्थितियां बनेंगी और राष्ट्रों के पूर्वी क्षेत्र में तनाव का वातावरण बनेगा। अब देखिए, आरंभ होना शुरू हो गया है और अभी ये गतिविधियां अगर सतर्क नहीं होंगे तो आगे 2 से 3 महीने मैं तक आता हूं दिवाकर जी, आपके पास आता हूं। नंदिता जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। नंदिता जी कहते हैं कि अगर कोई भी परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तो उसके संकेत जरूर होते हैं। अब चंद्र ग्रहण की बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो उन संकेतों को कैसे समझें? मन से जुड़े संकेत वो होंगे, तो उन संकेतों को कैसे समझें? वो कौन से संकेत होंगे जिनको हम समझकर अपने व्यवहार को, अपने आचरण को उसके अनुरूप, उसके मुताबिक ढाल सके, ग्रहण को ध्यान में रखते हुए? और कितने समय पहले संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं? ज्योतिष इस पर क्या कहता है? जी देखिए, जब चंद्र ग्रहण होता है तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद रहता है। अगर नॉर्मल सूर्य ग्रहण है तो 1 महीने पहले 1 महीने बाद रहता है। लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी अवधि लंबी जाती है, लगभग 3 महीने का ड्यूरेशन आ जाता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण में लगभग 1-1.25 महीने का ड्यूरेशन आ जाता है आगे पीछे। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। काफी सारे लोग पिछली बार भी कंफ्यूज हो रहे थे जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तब भी मैं कह रही थी कि इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड साइड में आपदा आएंगी क्योंकि उस जगह उसका पाथ था और वैसे ही कुछ आई थिंक 7.2 या 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, सड़कें पूरी हिल गई थी वहां पे। और अभी 2 दिन पहले आप ही के शो में मैं बोल रही थी कि अंतरकलह की स्थितियां आएंगी भारत में, और मणिपुर में आप देखें वैसी ही स्थितियां बनने लग गई हैं, सिविल राइट्स की तरह स्थितियां बन रही हैं। ये सब चंद्र ग्रहण का, ग्रहण की ये जो स्थिति होती है, ये इंडिकेशन देने लगती है कि हाँ इस तरह की चीजें आ रही है। तो उस समय आप अपना संयम बरत के रखें। जैसे हम बोलते हैं हमेशा ग्रहण के टाइम पे सत्ता पलट होती है, या किसी राजनेता का एंड होता है, या मृत्यु होती है, या कुछ होता है। आप देखिए महाराष्ट्र में अभी कुछ इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं। एनसीपी में सत्ता पलट बोले, या फिर उसमें एक देयर इज अ ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग। ये सब ग्रहण के पास होना, ये सूचनाएं जो इस तरह की न्यूज होती है ये बताती हैं, घटित होती है। इंडिविजुअल में अगर हम बोले
तो आपको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा जल्दी करते हैं, किसी पे भी शक करने लगते हैं, या किसी की भी जो भी एक आपकी नॉर्मल रूटीन है उसके बियॉन्ड आपकी जब अगर थोड़ा सा टेंडेंसी ज्यादा होती है, या शारीरिक आपको या मानसिक कष्ट, इमोशनल कष्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी राशि में शायद इस समय ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि में बहुत असर करता है कि ग्रहण किस हिसाब से आपका असर करेंगे। चलिए आता हूं मैं जी overall नंदिता जी, आपके पास में आता हूं। अब दो बातें यहां पर पैदा होती हैं ग्रहण से जुड़े जो प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोर्स करेक्शन क्या है। अगर आप ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी संकेत आपको मिल रहा है, आपका मन मस्तिष्क उस दिशा में जा रहा है, तो उसका कोर्स करेक्शन क्या है संजय जी? जी देखो, अगर मन की स्थिति हमारी नकारात्मक हो रही है, कुछ भी कभी भी जब ग्रहण का प्रभाव होता है 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में जब हो रहा है, तो उस प्रभाव से बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, मंत्र शक्ति का प्रयोग करना और अपने आत्मबल को बढ़ाना। क्योंकि जब तक व्यक्ति का आत्मबल नहीं बढ़ेगा, वो मेडिटेशन से बढ़ेगा या फिर आपके ध्यान से बढ़ेगा। और मंत्रों में एक फ्रीक्वेंसी लेवल है, एक पावर है, उस पावर को आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि भगवान शिव के मस्तिष्क के ऊपर जो है चंद्रमा विराजमान है, तो भगवान शिव की उपासना करना, वहां पर गंगा भी विराजमान है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, या फिर जो शिव का मूल मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इन मंत्रों का पाठ करना। या फिर यजुर्वेद के मंत्र जो शिव संकल्पमस्तु वाले मंत्र हैं, जो ओम जजाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदुसुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये जो 4-5 मंत्र जो शिव संकल्पम वाले मंत्र है, उनकी पावर को जनरेट कर सकते हैं। या फिर ओम की ध्वनि, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जो है हर मंत्र के आगे हम ओम का उच्चारण इसीलिए करते हैं कि सूर्य के अंदर से ओम की आवाज आ रही है, और सूर्य सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला प्लैनेट है, सूर्य हमें जो देता है, और चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को स्ट्रांग करता है। तो ऐसे वक्त में जब भी ग्रहण पड़े, ओम शब्द का उच्चारण करें, उससे विशेष लाभ रहता है और नेगेटिव ऊर्जा हमसे जो है दूर भाग जाती है। आचार्य जेपी सिंह जी का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। सर, आपने सुना नंदिता जी ने जो बात कही कि उथल पुथल की स्थिति, बदलाव की स्थिति, परिवर्तन की स्थिति, एक अजीब किस्म की बेचैनी मनुष्य की अगर हम बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो इस रूप में सामने आती हैं। लेकिन क्या इसे ये इत्तेफाक माना जाए कि केवल एक कोइंसिडेंस है कि जब ग्रहण हो रहा है तो ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, और अगर ग्रहण की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा होती, किसी पर्टिकुलर हिस्से में क्यों पैदा हो जाती हैं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इससे क्यों प्रभावित होता है? अगर प्रभाव सब पर पड़ रहा है तो वो एट लार्ज दिखना चाहिए, और अगर हर ग्रहण पर प्रभाव पड़ रहा है तो साल में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 से 7 ग्रहण लग जाते हैं। ऐसे में तो फिर हाहाकार मच जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, सर्वप्रथम अनंत जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, पर मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा इसका उत्तर। 3 हिस्सों में इसका उत्तर है। पहली बात कि ग्रहण का प्रभाव सब जगह समांतर क्यों नहीं होता। हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग नहीं मानते और उन पर कोई प्रभाव नहीं आता। प्रभाव पूर्णतः आता है, पर वह उसे तर्कशील श्रेणी से देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। जिसे ज्ञान होगा कि ये क्या चीज है, इससे किससे प्रभाव आ रहा है, वही तो उसके बारे में तर्क करेगा या जानेगा या उपाय करेगा। जिसे ज्ञान ही नहीं है वो कैसे करेगा। दूसरी बात अब यहां पर निकल कर आती है कि ये प्रभाव मानने या जानने की बात नहीं है। ये आप अगर देखिए साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो ज्योतिष पे इस पर रिसर्च हो चुकी है। अगर हमारे पूर्वजों को देखें, जहां ज्योतिष की बात नहीं करते थे पर वो ज्योतिष की भाषा बोलते थे, वो घर में ज्योतिष को अपनाते थे। अब छोटी सी बात देखें, अगर आप भाषाओं के परिवर्तन में देखें तो चंद्रमा का प्रयोग हर जगह किया जाता है। यहां तक माताएं भी कहती थी अपने बच्चे को ये चंद्रा है, ये चांदमारा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित जो बच्चा बहुत ज्यादा चंचल हो, टिक के नहीं बैठता, तो कहते थे उसे हम कि ये चंद्रा है, ये चंद्रा रुकता नहीं है। पंजाबी की एक छोटी सी गाली के तौर पे अब मजाक में कह देते हैं। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंचलता बहुत अधिक बढ़ा देता है चंद्रमा। ऐसा ही प्रभाव पूर्णिमा के समय में भी देखने को मिलता है और चंद्र ग्रहण में वो प्रभावित बढ़ जाता है। दूसरी बात निकल कर आती है उपाय की श्रेणी में। अगर इसको आप देखें तो चंद्रमा के लिए हम बहुत सारे उपाय नित्यप्रति करते हैं और हम उनको अपनाते भी हैं, पर हम ये जानते नहीं है कि जाने अनजाने क्यों करते हैं। अब योग के अंदर अगर आप देखें तो कहा जाता है उठते ही जल धारण करना चाहिए,
तांबे के लोटे में, चांदी के लोटे में जल भरकर पीना चाहिए। क्यों कहा जाता है? ये चंद्रमा के ही उपाय हैं कि मन शांत हो जाए। अब दूसरी बात, अब इसी उपग्रहण के साथ जोड़ देता हूं, सरलतम उपाय देता चलता हूं। यहां पर चांदी के गिलास में आप जल भरिए और सीधा ओम सोमाय नमः मंत्र जप कर कर उसमें आप देखिए और उसको जल को धारण कर लीजिए। 11 बार इस मंत्र को जाप करिए, सरलतम मंत्र है, और धारण कर लीजिए, जल धारण कर लीजिए। और चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप चंद्रमा को अर्क दे देते हैं तो वो भी अति उत्तम होता है। तो ये सारी चीजें ये साफ बताती हैं कि हम चंद्रमा के प्रभाव को मानते भी हैं और जानते भी हैं। दिवाकर जी, मेरा सवाल ये है कि इस ग्रह को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये उपछाया है और भारत में दिख भी नहीं रही है, तो इसको हम जरा आपसे समझना चाहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण तो उस तरीके से ये है नहीं, उपछाया है। एक तो ये फैक्टर, भारत में दिख नहीं रहा ये फैक्टर, इसके बावजूद क्या सावधानियां वैसी ही बरती जाएंगी जैसे चंद्र ग्रहण के अंदर बरती जाती हैं, या फिर भारत में लोगों को इस चिंता से मुक्ति मिलती है? जी, ऐसा है कि जैसे पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण अलग अलग रूप में है। जब भी चंद्र ग्रहण की स्थिति आरंभ होती है तो पहले चंद्रमा पृथ्वी के छाया के निकट पहुंचता है, उसके बाद आंशिक रूप से पृथ्वी की छाया पड़ती है और फिर पूर्ण रूप से चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से ही बाहर निकल जाता है, छाया में पहुंचकर बाहर चला जाता है, उसके रेंज से बाहर निकल जाता है, तो इस तरह की स्थितियों को हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण की वजह से और भारत में दृश्य नहीं होने के कारण जो है धार्मिक दृष्टिकोण से कोई भी महत्व नहीं है। मंदिर आदि के कपाट बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे, पूजा पाठ भी उसी तरीके से होगा, किसी भी नियम को पालन करना आवश्यक नहीं है। ये रही धार्मिक बात। परंतु ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा केतु के प्रभाव में तो आएगा ही, राहु से दृष्ट हो ही रहा है, तो उसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रभाव रहेगा। इसलिए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। प्रभाव जरूर पड़ेगा, मन मस्तिष्क पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, राष्ट्रों पर पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्थाओं पर पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा, राजनैतिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब चंद्रमा व्यक्ति के कुंडली में जिस भाव का कारक होगा वह भाव ज्यादा पीड़ित होगा, उस भाव से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होगा। जैसे बार बार आचार्यों ने भी कहा कि जैसे जल तत्व की राशियां हैं या जिसके लिए चंद्रमा जिस भाव का कारक है वहां पर उस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। जैसा कि आपने अभी एक प्रश्न किया था कि हर राष्ट्रों पर अलग अलग प्रभाव इसका दिखता है, और चंद्रग्रहण अगर समान रूप से रहता तो पूरे विश्व में एक साथ घटनाएं क्यों नहीं घटती हैं? क्योंकि सभी राष्ट्रों का नाम अलग है, सभी राष्ट्रों पर चंद्रमा का प्रभाव अलग है, और सभी राष्ट्रों पर चंद्र ग्रहण के समय की जो एक्सिस है, एंगल है, वो अलग है। इस कारण से घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद स्थितियां बनती हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि 3 महीने तक अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूरे सूर्य ग्रहण है, तो स्थितियां 3 महीने तक रहती हैं, आंशिक में समय घट जाता है। मैं रुक करना चाहूंगा नंदिता जी का। जी, नंदिता जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा, समय कम है, सबको शामिल करना है मुझे चर्चा में। नंदिता जी, अब जल का कारक चंद्रमा को माना जाता है, मन का कारक चंद्रमा को माना जाता है। अब लोगों के जहन में ये भी आ रहा है कि भाई ये जो मई में शिमला वाला फील जो दिल्ली में आ रहा है, मैदानी इलाकों में आ रहा है, क्या इसका भी ग्रहण से कोई संबंध है? बिल्कुल, बिकॉज चंद्रमा मंस हो जाता है, एक तो ये अलग चीज है। चंद्रमा जो है जल का भी कारक है, और अभी स्वाति नक्षत्र पे है। स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, स्वाति के राहु हैं, तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और स्वाति नक्षत्र के जो इष्ट होते हैं वो वायु हैं, और माता सरस्वती का स्थान माना जाता है। अब ये जो जितने भी मैंने नाम बोले अभी तक, ये सारे एरियाज अफेक्टेड होंगे। भारत की साउथ ईस्ट साइड में यहाँ पे कुछ तकलीफ टिल नॉर्थ ईस्ट जाएगी, इस वाली बे ऑफ बंगाल में परेशानियां आ सकती हैं, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ एरिया में तकलीफ आएंगी। बट अभी मैं फिर बोल रही हूँ कि इस ग्रहण में आपका मिडिल ईस्ट वगैरह सारा तो आया ही आया है, आपका रशिया भी इसमें दोबारा से आ रहा है। और आप देखिए यूक्रेन का भी वो जो ड्रोन अटैक पुतिन पे हुआ, समथिंग लाइक दैट विच यूक्रेन हैज डिनाइड। तो लेकिन इस तरह की स्थितियां बनी क्योंकि रशिया वापस रडार में आ रहा है ग्रहण के, और ये अभी रहेगा। वहीं पे मैं अभी भी कह रही हूँ चाइना ताइवान साइड में, मैं पिछले कई बार से बोल रही हूँ, इस साइड में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारे एरियाज ग्रहण से प्रभावित रहेंगे। जहां तक मौसम के बदलाव का है,
जब चंद्र ग्रहण होता है उसके आसपास जल से संबंधित मौसम में बदलाव आते हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो जाए या फ्लडिंग वाली स्टेटस हो जाए, और डिपेंड करता है कौन से नक्षत्र में। एक चीज और है कि स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और उसी के साथ साथ वहां पे विशाखा जब निकल रहे हैं तो वो गुरु का नक्षत्र बन जाता है, और गुरु इस समय जो ट्रांसिट कर रहे हैं वो राहु के नक्षत्र में कर रहे हैं। तो यू लुक एट इट कि ये जो इंटरचेंज है ना, ये बड़ी एक टाइटन्ड कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट बना रहा है कि जहां पे जो फंसेगा तो बिल्कुल वो चक्रपात की तरह चक्रव्यूह की जी, तरह मैं फंसता संजय जी का है। यहाँ पे रुक करना चाहूंगा, समय बेहद कम है संजय जी, और लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई समस्या की बात तो हो गई, समाधान की बात भी हो जाए। अगर प्रभाव के नजरिए से देखा जाए तो वो बीज मंत्र कौन से होंगे जो लोग अपना काम करते करते जब तक कर सके और वो इस प्रभाव से मुक्त रह सके? जी, सबसे पहले तो ओम अमृतोह पस्तनमसी स्वाहा, ओम अमृतः प्रधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री शैताम स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके अगर आप जल ग्रहण कर लें तो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा का बड़ा लघु मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमसे नमः। इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, और सिर्फ जिनको मंत्र नहीं आता वो सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें, उससे उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। सिंह सर का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। सिंह सर, ये कहा जाता है ग्रहण के दौरान स्नान का बड़ा महत्व है। ग्रहण अब ये रात को शुरू हो रहा है, रात के देर रात को खत्म होगा, तो उसके अगले दिन भी अगर स्नान किया जाए पवित्र नदियों में, ग्रहण के दौरान करने से तो खैर उसका महत्व है ही है, लेकिन अगले दिन भी अगर स्नान किया जाए तो क्या वो भी उतना ही फलदायी है? देखिए, बहुत उत्तम बात है। अगर आप नदी तक नहीं जा सकते हैं और नदी का जल आपके पास है, उदाहरणार्थ अगर आपके पास गंगा जल घर में है तो आप 4 बूंद बाल्टी में डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं, वह भी उतना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, हम बार बार एक चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, हमारे यहाँ सूतक नहीं माना जाएगा। अरे साहब, आपका जाता क्या है अगर आप उन नियमों को मान लेते हैं। खास तौर पे गर्भवती महिला, अगर उस महिला ने जिस टाइम गर्भ धारण किया उस समय की पत्रिका, गर्भधारण पत्रिका कोई नहीं देख रहा है, जिस कारण से सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों में कई बारी मानसिक उद्वेग पे स्थिति होती है या कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर की समस्या आ जाती है। क्योंकि मैं एस्ट्रोमेडिकल की बात करता हूं तो यहां बात जरूर कहना चाहूंगा। तो अगर आप उसका पालन कर लेते हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका बचाव होगा। वो कहा जाता है दुर्घटना से सुरक्षा भली। तो अगर आप ये सुरक्षा रखते हैं, आप नियमों का पालन कर लेते हैं, तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको उसका लाभ ही मिलने वाला है। तो आप निश्चित तौर पर स्नान भी करिए, मंत्र जाप भी करिए, जैसे अभी संजय जी ने बताया, नंदिता जी ने बताया कि बहुत उत्तम मंत्र हैं, इनका आप जाप कर सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा सब सुखी रहें और सभी इसका लाभ ले सकें। ये उत्तम समय है। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है, और चलते चलते अपने दर्शकों को हम बता दें कि चंद्र ग्रहण पर, साल के पहले चंद्र ग्रहण पर GNT पर आप लगातार ये विशेष कवरेज देख सकते हैं। तो ये विशेष कवरेज कल भी जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए गुड न्यूज।